पिछले क्लास में हमने वर्ण विचार पर चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था वर्ण किसे कहते हैं, है ना। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के प्रकार कौन कौन से हैं और वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, ये प्रमुख हमारा था विषय वस्तु, ठीक है ना। अब हमको शब्दों पर जाना, यानी वर्ण का अगला सीढ़ी, पहला सीढ़ी था वर्ण और दूसरा सीढ़ी हमारा आएगा शब्द। तो जब हम वर्णों को आपस में मिला देते हैं तो उससे बनता है दो वर्ण है, एगो घ दूसरा र। पहला घ दूसरा र, दोनों को एक साथ ले आते हैं तो बनता है घर। ये वर्णों का मेल हुआ, मेल। इसका अर्थ होता है वह स्थान जहाँ लोग रहते हैं, लोगों के रहने का निवास स्थान घर कहलाता है। तो शब्द किसे कहते हैं उस पर चर्चा करना है। तो वर्णों के सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ हो। हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्दों का के लिए कोई स्थान नहीं है जिसका अर्थ नहीं हो। अब इसी को हम उल्टा मेल कर देते हैं तो इसका अर्थ नहीं है। हिंदी व्याकरण में इसका जगह भी नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है हिंदी व्याकरण का। तो शब्द किसे कहेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को। मेल तो ये भी है ना, घ है और र इसके साथ भी है और इसमें भी घ और र है, लेकिन सीक्वेंस है जिसका अर्थ निकले। तो ऐसे वर्ण, ऐसे वर्णों के मेल जिसका अर्थ निकले उसको हम कहते हैं शब्द, ठीक है। वर्ण तो पता है वर्ण क्या होता है। वर्ण जो है वह मूल ध्वनि होता है, अक्षर होता है जिसका टुकड़ा नहीं होता, उसमें भी स्वर और व्यंजन। अब इसमें शब्द में ये आपने रखिएगा कि स्वर मिलेगा कि व्यंजन मिलेगा, कोनो मिल सकता है। स्वर भी आपस में मिल सकते हैं और व्यंजन भी मिल सकते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, क्लियर हुआ। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने उदाहरण लिया घर। शब्दों के भेद की बात करें, यानी शब्द आता कहाँ से, आया कहाँ से है। भेद माने प्रकार। तो प्रकार का आधार माना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से क्या कितने प्रकार हैं, रचना की दृष्टि से और रूपांतरण की दृष्टि से। यानी कि शब्द जो है उत्पत्ति के दृष्टि से, उनका शब्दों का जन्म जो स्थान हुआ ना, जैसे हमारा जन्म स्थल है, सबका अपना जन्मभूमि होता है, उसी प्रकार शब्दों के भी जन्मभूमि होते हैं। तो ऐसे शब्द जिसका जन्म संस्कृत साहित्य में हुआ है, ऐसे शब्द जिसका जन्म कहाँ हुआ, संस्कृत साहित्य में, जो संस्कृत के शब्द हैं उसको कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम माने संस्कृत का अपना, संस्कृत साहित्य। और आपको पता होगा कि संस्कृत विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषाओं में एक है, जिसको हम देववाणी या देव भाषा कहा जाता है। अभी भी पंडित जी आते हैं तो संस्कृत में मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि उससे देवता खुश होते हैं, क्योंकि देवता भी आपस में संस्कृत में बात करते हैं, ठीक है ना। तो तत्सम माने संस्कृत का मूल शब्द। जैसे हम अगर सोना कहते हैं तो सोना माने स्वर्ण, सोना ज्वेलरी बनाने वाला धातु, तो उसका मूल शब्द संस्कृत का स्वर्ण है, उसका स्वर्ण है। तो सोना हमने उसको बिगाड़ दिया है तो अब कहते हैं सोना, स्वर्ण से सोना बना। तो जो संस्कृत का मूल शब्द है ना संस्कृत साहित्य का, उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम। तो उत्पत्ति कहाँ से हुआ इसका, संस्कृत से। तत्सम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुआ। उसके बाद आता है तद्भव, उसके बाद आता है तद्भव। तत्सम को हमने कहा बिगाड़ा। अब इसका किसी विशेष साहित्य से जन्म नहीं हुआ, संस्कृत से नहीं आया, इसी संस्कृत को हमने बिगाड़ दिया, स्वर्ण को बना दिया सोना। अभी स्वर्ण कितने लोग कहते हैं, सब क्या कहता है, सोना। तो तत्सम शब्द का जो प्रचलन था, समय के साथ प्रचलन बदलता रहता है, तो शब्दों को भी हमने बदल दिया, ठीक है ना। उसके बिगड़े रूप, बनारस को वाराणसी कर दिया, उसको भी बदल रहे हैं। तो समय के अनुसार शब्द के रूप भी बदलते हैं। तो तत्सम का जो बिगड़ा रूप है उसको तद्भव कहते हैं, ठीक है। तत्सम का बिगड़ा रूप। तत्सम में घोड़ा को अश्व कहते हैं, उसको बिगाड़ के हम लोग ने घोड़ा कहना शुरू कर दिया। अश्वर कोई नहीं कहता, घोड़ा, ठीक है। जो कुबरा होता है, जैसे मंथरा थी, उसको संस्कृत में कोहरसुकारा बोझ संयुक्त कुब्ज कहा जाता था, हम लोग कुबरा कहने लगे। अभी कुबरा मैंने बोला। तो संस्कृत का जो शब्द है उसका जो हमने बिगाड़ा है रूप, तो बिगड़े रूप को हम तद्भव कहते हैं। तत्सम तद्भव क्लियर हुआ। अब चलिए, अब देशज, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, देशज यानी कि जिसका जन्म देश में हुआ।
ऐसा शब्द जिसका जन्म देश में हुआ उसको कहते हैं देशज शब्द। अब देश में कैसे? अब जैसे हम लिखते हैं लोटा, लोटा हमने लिखा, खटिया लिखा है, कोठी लिखा, बढ़नी, डिबिया, हंडी, हाँ बिल्कुल, हंडी भी, फांसुल। तो ऐसे शब्द जिसका जन्म देश में हुआ, देश माने हमारे देश में, दूसरे देश से नहीं मतलब है हमको, हम अपना साहित्य पढ़ रहे हैं तो अपने देश की बात करेंगे। तो ऐसे शब्द जिसका जन्म कहाँ हुआ? अपने देश में हुआ। हिंदी के ऐसे शब्द जिसका जन्म कहाँ से हुआ? अपने देश में हुआ। धीरे धीरे लोग प्रचलित कर दिए उसको, तो वो शब्द में आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम देशज शब्द। उत्पत्ति के दृष्टि से बता रहे हैं। एगो तो संस्कृत से आया तत्सम, उसको बिगाड़ उगाड़ के बना दिए तद्भव। देश में जन्म लिया शब्द देशज, और विदेशों से आया हुआ शब्द विदेशज कहलाता है। कहाँ से आया हुआ? विदेशों से। साइकिल शब्द, हिंदी में साइकिल लिखते हैं। अस्पताल, स्टेशन, हॉस्पिटल लिखते हैं है ना। तो कहने का मतलब ये सब जो है ये या तो फारसी से आया है, या अंग्रेजी साहित्य से आया है, या फिर अन्य भाषा से आया है। ठीक है ना। तो विदेशज में क्या होता है? क्या होता है? दूसरे देश से, जैसे स्टेशन। ठीक है, क्लियर हुआ सर? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब चलिए हम आते हैं रचना के दृष्टि से। रचना मतलब उनका बनावट या रचना कहिए। ऐसे शब्द जिसको आप खंडित कर लीजिए तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्द जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे मैं लिखता हूँ, एक शब्द है नाक, जो मनुष्य के अंग का नाम है। नाक को अलग कर लिए तो नौ आकार नाक को अलग, तो यहाँ नौ आकार ना का अर्थ भी नहीं है, को का भी अर्थ नहीं है। माना ऐसे शब्द जिसको अगर विच्छेदित कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर साथ में रहेगा तभी ये नाक होगा, अन्य तो ना होगा अलग से। ठीक है, जिसका दोनों का अर्थ नहीं है। ऐसे शब्द रचना में, ऐसे शब्द जिसको अलग करिएगा तो उसका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, एक साथ ही कोई अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं रूढ़। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिएगा। यौगिक क्या है? यौगिक में ऐसे शब्द जिसको अलग कर दीजिए, अलग भी कर दीजिएगा तो भी उसका अपना अर्थ होता है। जैसे मैं शब्द लिखता हूँ विद्यालय, मैं लिखता हूँ घुड़सवार, घुड़सवार। विद्यालय को अलग करिएगा तो विद्यालय। विद्या माने भी अर्थ होता है, विद्या माने ज्ञान होता है, आलय माने घर होता है। दोनों का अर्थ है ना। विद्या का भी अपना अर्थ है और आलय का भी। घुर माने घोड़ा और सवार मतलब सवारी करने वाला, दोनों का अपना अर्थ है, घुर का भी और सवार का भी। तो ऐसे शब्द जिसको आप अलग करिएगा तो अलग करने के बाद भी उसके अलग अलग अर्थ आते हैं, मतलब सेपरेटली भी उसका मीनिंग होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? यौगिक। रूढ़ माने अलग करने के बाद उसका मीनिंग लेस हो जाता है, अलग अलग शब्दों के अलग खंड का अलग अर्थ नहीं होता। यौगिक में उसका खंड करने पर अलग अलग अर्थ होता है। और योग रूढ़ में आता है कि अलग नहीं, उस शब्द का मीनिंग अलग होता है, मतलब विशेष अर्थ बताता है। जैसे अभी तुमने बताया था वो योग रूढ़ का उदाहरण है। तुमने कहा ना लंबोदर, लंबोदर, तो लंबोदर माने गणेश जी, लंबा उदर वाले, 10 गो आनन वाला, दशानन नहीं। तो जो विशेष अर्थ रखता हो उसको हम कहते हैं योग रूढ़। क्लियर हुआ तीनों? रूढ़ माने जिसको अलग करिए तो कोई अर्थ नहीं निकले, यौगिक माने जिसको अलग अलग करने पर भी अर्थ निकले, और योग रूढ़ माने जो विशेष अर्थ बताए। ठीक है, चलिए। विकारी और अविकारी यानी रूपांतरण के दृष्टि से, रूपांतरण मतलब बदलाव होता है, चेंजिंग। कहता है रूपांतरण के दृष्टि से दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। इसको भी समझ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? तत्सम संस्कृत का मूल शब्द, तद्भव उसका बिगड़ा हुआ रूप, देशज देश में उत्पन्न हुआ शब्द, विदेशज दूसरे देश से, दूसरे भाषा से आया हुआ शब्द, फारसी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, अन्य भी भाषाओं से आए हुए शब्द आ सकते हैं। और हिंदी जब आप पढ़िएगा तो हिंदी में केवल हिंदी का ही शब्द नहीं है, ये सभी भाषाओं का सम्मिश्रण है। ठीक है ना। रूढ़ जो अकेले में अर्थ होता है, अकेले में अर्थ होता है, खंडन करने पर अर्थ नहीं होता।
यौगिक में अकेले में भी अर्थ है और खंडन करने पर दोनों खंड का भी अर्थ होता है। योग रूढ़ में विशेष अर्थ होता है। क्लियर है? चलिए अब चलिए विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। वैसे विकार माने दोष होता है। टांग में घाव हो गया वो विकार हो गया। बेकार नहीं विकार। तो विकार माने दोष होता है। कहता है ऐसे शब्द जिसका रूप लिंग शब्द होता है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लिंग संख्या वचन के अनुसार बदलता है। एक वचन बहुवचन होता है ना, सिंगुलर और प्लुरल सुने हैं ना, और संस्कृत में तो द्विवचन भी होता है। तो जिस ऐसे शब्द जिसका वचन के अनुसार, ठीक है, लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार बदलता है उसका स्वरूप, उसको हम कहते हैं विकारी। और ऐसे शब्द जिसका लिंग वचन से कोई पुरुष से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुरुष पढ़े ना, पुरुष पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक अधि इसमें था, इसमें वचन कौन पुरुष बता रहे थे, क्या बता रहे थे हम? पुरुष। हाँ पर्सन। हाँ, तो वो उसके दृष्टि से जो बदलता है, कहने का मतलब है कि हम इसको समझाते हैं कि अगर शब्द में उसका लिंग बदलता है तो शब्द बदल जाएगा, उसका वचन बदलता है तो शब्द बदल जाएगा, उसका जो है कर्ता बदल रहा है तो शब्द बदल जाएंगे। ठीक है? एगो को कहते हैं दौड़ता है तो ज्यादा रहेगा तो दौड़ते कहेंगे, नहीं। एक है तो गाता, ज्यादा है तो गाते, लड़की है तो गाती। यानी उसका रूप बदलता है किसके अनुसार? वचन के अनुसार या फिर लिंग के अनुसार या कर्ता के अनुसार उसका रूप बदलता रहता है। उसको हम कहते हैं क्या? विकारी। इसमें कहता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये ऐसे शब्द हैं। अब इसको मैं विशेष फिर पढ़ाऊंगा। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। ऐसे तो संज्ञा नाम होता है, सर्वनाम नाम के बदले जो उपयोग होता है, विशेषण विशेषता बतलाने वाला, नहीं। और क्रिया माने काम, तो बदलेगा ना। अगर एक कोई लड़का जा रहा है तो वहाँ हम कहेंगे जाता है, बहुत सारे हैं तो जाते हैं, लड़की है तो जाती है। तो क्या हुआ? वहाँ वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार बदला ना। तो इसमें आते हैं विकारी, ये सब बदलते हैं और ये सब नहीं बदलते हैं। इसको इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं एडवर्ब, है ना जी। अगर एक लड़का तेजी से दौड़ता है तो भी हम फास्टली कहेंगे, आप पूरा ग्रुप दौड़ता है तेजी से तभी भी फास्टली कहेंगे। धीरे धीरे तो स्लोली कहेंगे, धीरे धीरे ही कहेंगे, वहाँ बदलेगा नहीं। यानी जिस शब्द का रूप नहीं बदलेगा, किससे नहीं बदलेगा, किससे प्रभावित नहीं होगा? वचन से, लिंग से, उससे नहीं बदलेगा तो उसको अविकारी कहेंगे, है ना। तो इसमें आते हैं क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। ये अब इसका जो विशेष नॉलेज है ना सर, वो हम आपको बताएंगे आगे। संज्ञा पढ़ाना है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमको जानना है शब्दों के भेद। 3 आधार बने, उत्पत्ति यानी उत्पन्न कहाँ से हुआ, उसमें 4, रचना के दृष्टि से 3, उसके रचना और या बनावट कहिए, बनावट के दृष्टि से, और रूपांतरण के दृष्टि से। रूपांतर मतलब बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा तो विकारी, नहीं बदलेगा तो अविकारी। यही है शब्दों के भेद, ठीक है।